नमस्कार, मैं हूं मानसी तिवारी और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल बुलेटिन की ओर। लखनऊ में अपराधियों की ताबड़तोड़ गिरफ्तारी। देखिए लखनऊ से हमारा संवाददाता मोहम्मद दाऊद की एक खास रिपोर्ट। लखनऊ की गोडंबा पुलिस टीम ने एक मुसम्मी इमरान नामक अभियुक्त को इंस्पेक्टर फरीद अहमद के नेतृत्व में गिरफ्तार कर लिया है। इसमें पुलिस ने 12 बोर तमंचा व 2 जिंदा कारतूस बरामद किया है। श्रावस्ती जिले में पहुंचे प्रभारी मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह जी। देखिए श्रावस्ती से हमारे संवाददाता पंकज कुमार तिवारी की एक खास रिपोर्ट। आज श्रावस्ती में उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी सिंह ने भाजपा कार्यालय में पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बजट की उपलब्धियां गिनाई और बजट 2021 से 22 की जमकर तारीफ की तथा मोदी सरकार को धन्यवाद देते हुए विपक्षियों पर जमकर हमला बोला। देखिए इस मामले में क्या कहना है रणवेंद्र प्रताप सिंह जी और धुन्नी सिंह राज्य मंत्री जी का। उत्तर प्रदेश के लिए एमएसपी में एक रिकॉर्ड पैसा दिया है, जिसके कारण ही आज हम करीब 66 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद कर चुके हैं और अभी हमारी धान की खरीद चल रही है। गेहूं की खरीद के लिए हम लोगों ने अभी से ही प्लानिंग कर ली है और सभी केंद्र चिन्हित कर दिए गए हैं। और इस बार चूँकि अब की जरा से ये शिकायत मिल रही थी कि बिचौलिया जो है कुछ धान की खरीद में दखलंदाजी किए है, उसको ख़त्म करने के लिए सरकार ने, माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने ई पास मशीन का वो करेगी, जिससे कि जो किसान है अपना आधार कार्ड लेके जाएगा, अंगूठा लगाएगा। जिस तरह से वो फोटो में गल्ला लेता है कि जब तक खूब लाभार्थी नहीं पहुंचेगा तब तक वो खाद्यान्न खारिज नहीं हो सकता है। इसी तरह जब वो लाभार्थी इसमें बेचने वाला पहुंचेगा, किसान पहुंचेगा और वो अपना अंगूठा लगाएगा आधार कार्ड के साथ, तभी वो किसान का गेहूं या धान खरीदा जाएगा। ये माननीय योगी जी की सरकार ने अब की फैसला लिया है। इस मर्तबे गेहूं की खरीद जो है वो ई पॉस मशीन के माध्यम से ही की जाएगी। इस तरह से लगातार मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए लगातार काम कर रही है। और मैं समझता हूँ कि इसके पहले कभी भी कोई भी सरकारें रही हों तो वो जो बजट बनाती थी उन्होंने कभी भी गरीब और कमज़ोर व्यक्तियों का ध्यान नहीं दिया। उन्होंने एक वोट बैंक को अपने ऊपर लुभाने के लिए तो ध्यान दिया है, लेकिन उन्होंने कभी जनता आवाम का ध्यान नहीं दिया है। लेकिन हम बधाई देते हैं मोदी जी को कि उन्होंने ऐसा बजट पेश किया है जो सबके लिए है और सबके साथ सबका विकास के लिए है। उन्होंने कहीं भी भेदभाव नहीं किया है। इसके लिए हम सब मिलकर उनको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। तक दिया धान खरीद की बात कर रहे हैं। श्रावस्ती में 5 धान क्रय केंद्र प्रभारियों के ऊपर कार्रवाई हुई। उसके अलावा दर्जनों धान क्रय केंद्र बंद पड़े हैं। किसान धान बेचने के लिए मजबूरन उसको बिचौलियों के हाथ में। देखिए ऐसा है कि जहाँ पे कुछ शिकायतें आई हैं और मुझे लगता है कि देश आज़ादी के बाद इतनी बड़ी कार्रवाई कहीं नहीं की गई। लगभग 80-82 तो FIR की गई हैं, 5 की गिरफ्तारी की गई है और 1105 लोगों पे प्रतिकूल प्रविष्टि भी दी गई है। इस तरह से मुझे ऐसा लगता है, अगर आप पिछली सरकार मायावती जी की देख लीजिए, अखिलेश जी की देख लीजिए और फिर योगी जी की सरकार का इस साल देख लीजिए, जितना उन्होंने 5 साल में भी कार्रवाई नहीं की होगी उतना 1 साल के अंदर कार्रवाई योगी जी की सरकार ने किया है। और आप जानते हैं कि योगी जी भ्रष्टाचार पे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। जो भी इसमें फंसेगा उसको सज़ा मिलेगी, कोई बचेगा नहीं। अगर आपके पास कोई ऐसे प्रूफ हो कि यहाँ पे भ्रष्टाचार किया गया है, गलत खरीद की गई है, आप मुझे विद प्रूफ के डॉक्यूमेंट दे दीजिए, निश्चित भी उनमें भी कार्रवाई हो। देखिए विपक्ष के पास कोई बात तो है नहीं, उनके पास जनता भी नहीं है, लेकिन अब वो जो उन्होंने परजीवी बताया कि कुछ लोग हैं जो परजीवी हैं, धरना पे बैठते हैं। आप कांग्रेस को लगातार देखिए, जब भी कोई आंदोलन शुरू होता है तो उसमें हिस्सेदारी ले लेती है। अभी हमारे कृषि मंत्री जी ने लोकसभा अभी राज्यसभा में बोले हैं कि हमारी लगभग 10-11 बार किसान नेताओं से चर्चा हुई और वो किसान नेता एक ही बात कहते थे, काले कानून रद्द करो, काले कानून रद्द करो। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सी लाइन काली है। उसी तरह राज्यसभा में भी जितने भी मंत्री बोल रहे थे उन्होंने 3 काले कानून रद्द करो, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इसमें कौन सी लाइन काली है जिससे कि वो सफ़ेद की जा सके। तो वो लगातार, उनके पास कोई चीज़ मुद्दा तो है नहीं, तो वो ज़बरदस्ती एक गुमराह करते
किसानों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम इस देश की जनता को बधाई देते हैं कि उन्होंने उनके गुमराह में नहीं आए और वो लगातार मोदी जी के विश्वास करते हैं और मोदी जी की सरकार पे विश्वास करते हैं और उसी का रिजल्ट है कि आज धरना फ्लॉप है। धरना में कुछ रखा नहीं है, लेकिन अब चंद लोग बैठे हैं जिनको राजनीतिक सपोर्ट मिल रहा है पीछे से और इसीलिए वो सब बैठे हैं। श्रावस्ती में कैबिनेट मंत्री ने पत्रकारों के साथ की प्रेस वार्ता। देखिए श्रावस्ती से हमारे संवाददाता पंकज तिवारी की एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर श्रावस्ती जनपद के मुख्यालय भिनका स्थित बीजेपी कार्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों के साथ आने वाली 16 फरवरी को महाराजा सुहेलदेव की जयंती के संबंध में प्रेस वार्ता की। देखिए इस मामले में क्या कहना है कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी का। श्रावस्ती की सम्मानित मीडिया के साथियों का मैं बहुत स्वागत करता हूं। आज आप सब लोगों के बीच में जो हम लोग उपस्थित हुए हैं, पहला निवेदन तो ये है कि जो हमारा मूल विषय है वो आपके सामने हम रखेंगे और निवेदन ये है कि फोकस भी वहीं रहे। उसके अलावा भी अगर कुछ रहेगा आप लोगों का तो उस पर भी बात करेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला किया है। 16 फरवरी जो महाराजा सुहेलदेव का जन्म दिवस है, उस दिन महाराजा सुहेलदेव के एक भव्य स्मारक को स्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने जा रही है। उनके समृद्ध इतिहास को, उनकी स्मृतियों को संरक्षित करने के लिए एक संग्रहालय भी बनाने का फैसला भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, सरकार ने लिया है। 16 फरवरी को महाराजा सुहेलदेव के जन्म दिवस के अवसर पर महाराजा सुहेलदेव का भव्य स्मारक और उनके संग्रहालय का, साथ ही चित्तौरा के जिस मैदान में सैयद सलार मसूद और राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव के बीच में संग्राम हुआ था, उस इलाके को और उस मैदान को भी पर्यटन के रूप में विकसित करने का भी फैसला भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है। और इन तमाम चीजों का, उनके स्मारक का भी, उनके संग्रहालय का भी, उनसे जुड़ी तमाम जो विकास की योजना लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार आई, इस सब का आधारशिला 16 फरवरी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूज्य नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों से हुई। प्रधानमंत्री जी वर्चुअल दिल्ली से इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे और उत्तर प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हम सभी लोग बहराइच में उपस्थित रहेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक और निर्णय लिया है। 16 फरवरी को ही महाराजा सुहेलदेव के जन्म दिवस पर ही पूरे प्रदेश में जहां कहीं भी महाराजा सुहेलदेव की मूर्ति होगी या प्रतिमा होगी, वहां पर उत्तर प्रदेश का पुलिस विभाग अपने विभाग के बैंड को बजाकर महाराजा सुहेलदेव को नमन करेगा, उनको सम्मान देगा, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम करेगा। मैं अपने पूज्य प्रधानमंत्री जी का इस मार्गदर्शन के लिए और 16 तारीख को जो उनका सानिध्य मिलने जा रहा है उसके लिए और इतना बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेने के लिए अपने यशस्वी और देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसलिए कि आप सब लोगों ने देखा होगा ये इलाका तो वही है, महाराजा सुहेलदेव का इलाका रहा है। पूर्ववर्ती सरकारों ने सैयद सलार मसूद की मजार को तो सजाने का काम किया, लेकिन जिसने इस माटी के लिए लड़ाई लड़ी, इस देश के लिए जिसने लड़ाई लड़ी, उसके सम्मान में अब से पहले किसी सरकार ने कोई काम नहीं किया। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब तब महाराजा सुहेलदेव का सम्मान बढ़ा।
और इस ऐतिहासिक काम के लिए हम बार बार उत्तर प्रदेश की सरकार का हम स्वागत करते हैं। अपने मुख्यमंत्री जी को हम बधाई देना चाहते हैं। अभी 2019 में आपने देखा होगा गाजीपुर की धरती पर जो क्रांतिकारियों की माटी, मैंने राजभर समाज की एक महारैली में देश के यशस्वी पूज्य प्रधानमंत्री जी को मैंने बुलाया था। प्रधानमंत्री जी आए थे, रैली में आए, महाराजा सुहेलदेव को श्रद्धांजलि अर्पित किया और महाराजा सुहेलदेव के नाम का एक डाक टिकट भी जारी करने का काम प्रधानमंत्री जी की सरकार ने किया। और अभी आपने अयोध्या में देखा होगा 5 अगस्त जब प्रधानमंत्री जी भगवान के मंदिर का आधारशिला रखने आए थे, उस दौरान भी प्रधानमंत्री जी ने 3 महापुरुषों को नमन किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, शिवाजी और राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव का भी नाम लेकर उनको बहुत ही मन से याद करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। प्रधानमंत्री जी के ही सरकार ने पिछले कार्यकाल में गाजीपुर से महाराजा सुहेलदेव सुपर फास्ट ट्रेन चलाकर दिल्ली तक पहुंचाने का काम किया। वो ट्रेन निरंतर चल रही है और महाराजा सुहेलदेव को रोज श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम हो रहा है। हमारी तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, कल्याण सिंह जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर भी महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा को स्थापित करके उनका गौरव बढ़ाने का काम किया था। मुझे याद है 2016 में बहराइच में हमारी भगवान श्री राम के नाम पर जो रामलीला कमेटी है, उसने महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा स्थापित किया। उसके अनावरण करने के लिए आज हिंदुस्तान के यशस्वी गृह मंत्री जी का आगमन उस समय अमित भाई शाह जी का बहराइच की धरती पर हुआ था और उनकी प्रतिमा का अनावरण करने का काम गृह मंत्री जी ने किया था। तो जब जब भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला तब तब भारतीय जनता पार्टी ने महाराजा सुहेलदेव के सम्मान को बढ़ाने का काम किया। नहीं तो 75 वर्ष के आजाद हिंदुस्तान, 75 वर्ष हम पूरा होने को आ रहा, लेकिन कभी भी जो बाहर का आक्रांता था, हमलाकारी था, जिसने हमला किया देश में, जिसके सर पर हजारों हिंदुओं के सर को कलम करने का आरोप, उनको सम्मान देने का काम पूर्ववर्ती सरकारों ने किया। और जिसने इस धरती के लिए काम किया, महाराजा सुहेलदेव का सम्मान किसी दूसरी सरकार में नहीं होता। इसलिए हम बार बार स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई बात हो तो आप। संभल में ऑपरेशन के दौरान हुई महिला की मौत, देखिए संभल से हमारे संवाददाता सतीश सिंह की एक खास रिपोर्ट। जनपद संभल के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के निजी नर्सिंग होम में आज के ऑपरेशन के दौरान एक महिला की मौत हो गई, जिससे उसके परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए अस्पताल में हंगामा कर दिया। वहीं चिकित्सक पर आरोप है कि उसने मृतक महिला के परिजनों के साथ मारपीट भी की, जिसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। देखिए इस मामले में क्या कहना है मृतिका की सास, संभल स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी व डॉक्टर मनोज चौधरी जी का। साथ में बताइए क्या हुआ था, बताओ। आपने भर्ती करा था? अरे हमारी तो मार के दल्लाई की मौत हुई है। परिजनों ने कई तरह के आरोप लगाए, क्या कहेंगे आप इसमें? जो महिला थी, वीरू नाम है, बहु बिसोली से आई थी। उसकी आंख में इंफेक्शन और आंख दस्त हो गई थी, इंटेस्टाइन परफोरेशन। 6-7 दिन से वो बीमार थी। कई हॉस्पिटल में दिखाने के बाद आई हमारे हॉस्पिटल में, तो मैंने उनको बोला कि इसका ऑपरेशन होना है और अपने सर्जन को दिखाया तो सर्जन ने बोला ऑपरेशन होना चाहिए। ऑपरेशन को कर दिया गया, ऑपरेशन सफलपूर्वक हो गया। इंटेस्टाइन अंदर से गल गई थी, उसका कुछ हिस्सा निकालना पड़ा था मजबूरी में और वो हिस्सा इनके परिवारजनों को दे दिया था कि आगे टेस्ट के लिए जाएगा। पेशेंट का ऑपरेशन कल शाम को 6 बजे हो गया था। उसके बाद वो सही थी। रात को तकरीबन सुबह 6 बजे करीब उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब होने लगी। उसको इसके लिए दवाइयाँ दी गई पर वो सर्वाइव नहीं कर पा रही थी। ये सोचा कि उसके घर वाले आ जाएंगे, कुछ लोग थे नहीं, खून की व्यवस्था हो तो ब्लड चढ़ाया जाए, पर उनके घर में लेडीज थी। अब वो ब्लड जैसी समस्या को बोले घर पे तो लोग नहीं है, जब आ जाएंगे तब वो चढ़ाएंगे। इस बीच में पेशेंट सर्वाइव नहीं कर पाया और उसकी मृत्यु हो गई।
उसके परिवार आरोप लगा रहे हैं कि मार पिटाई करी है डॉक्टर साहब ने। कभी कोई डॉक्टर किसी को मार सकता है तो क्यों मारेगा जिसके घर डेथ हो गई? क्यों लड़ेगा किसी? इस चीज के लिए मुझे समझ में नहीं आया ऐसा क्यों बात। बल्कि जो पेशेंट ने पैसे दिए थे वो पैसे भी हम लोगों ने उनको वापस कर दिए थे और जो मदद दी जा सकती थी मैंने कर दी थी। जैसे कि वो लोग यहाँ पे किसी तरह का उन्होंने हंगामा करने का प्रयास किया, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे प्रशासन भी आया, तो क्या बात हुई आपकी प्रशासन से? कोई हंगामा, कोई लड़ाई नहीं कर रहे थे। वो आदमी जब गुस्से में होता है तो रोष में होता है, और कोई लड़ाई नहीं करी थी उससे, ना हमारी तरफ से कोई, ना उनकी तरफ से। प्रशासन से क्या बात हुई आपकी? प्रशासन पूछ रहे थे क्या हुआ था, बस वही जान के वो चले गए, बोले हम दूसरी जगह देख के आए। चंदूसी के मल्होत्रा नर्सिंग होम में सूचना मिली है कि एक महिला की मृत्यु हुई है ऑपरेशन के उपरांत। अगर परिजनों की तरफ से कोई कंप्लेन आती है तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। हमारे स्तर से भी देखा जाएगा कि कहीं इसमें ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन के बाद में हॉस्पिटल स्टाफ की या डॉक्टर्स की तो कोई लापरवाही नहीं रही है। अगर कोई लापरवाही पाई जाएगी तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। लखनऊ में फर्जी सूचना देने वाला आरोपी गिरफ्तार। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद दाऊद की एक खास रिपोर्ट। एसीपी आईपी सिंह के नेतृत्व में इंस्पेक्टर ठाकुरगंज सुनील कुमार दुबे जी की पुलिस टीम ने आए दिन डायल 112 पर हत्या की फर्जी सूचना देने वाले निहाल नामक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये आरोपी सूचना देने के बाद अपना फोन बंद कर लेता था तथा पुलिस फोर्स आरोपी के बताए हुए एड्रेस पर तलाश करती रहती थी। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के भारत न्यूज।